कैसे हैं आप सभी? थोड़ा गला ठीक नहीं है तो आप लोगों से थोड़ा विनम्रता से बात कर पाऊंगा। वैसे न्यूज़ एंकर आप लोगों ने अक्सर देखा होंगे चीखते हुए चिल्लाते हुए, तो वो सुविधा आप लोगों को नहीं मिल पाएगी आज। इस असुविधा के लिए खेद है। तो महत्वपूर्ण ये है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आपके पास कहन होना चाहिए, आपके पास अंदर सवाल होने चाहिए। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो उसका मूल सवाल है, और पूरे जीवन का मूल हमारा सवाल है। जिस दिन हमारे मन के सवाल खत्म हो गए उस दिन हम खत्म हो गए। आप पत्रकार जब बन रहे हैं तो पहला मन के अंदर अगर आपके सवाल नहीं आते तो आप पत्रकारिता इसी वक्त छोड़ दीजिए। आप हर चीज में सवाल पूछिए। जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस अध्ययन के हर बिंदु पे सवाल पूछिए, और यह आवश्यक नहीं है कि वो सारे सवाल आपके अध्यापक के पास जाएं। वो सारे सवाल आपको स्वयं से करने हैं। आपको खुद से पूछना है कि यह बात मुझे पता है कि नहीं पता है। अभी आप में से बहुत से लोग जब सवालों का सेशन आएगा तो मुझसे सवाल पूछेंगे। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप ही लोग सवाल पूछें ताकि मैं उनके उत्तर अच्छे से दे सकूं। लेकिन बहुत से उत्तर ऐसे होंगे जो मेरे पास नहीं होंगे। इंसान हूं, भगवान थोड़ी हूं। और बहुत से सवाल ऐसे कालांतर में रहे जिनके उत्तर मेरे पास नहीं रहे। लेकिन एक मूल मंत्र जो मैं अपने लिए बना के चलता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि हर छात्र उसका पालन करे तो उसको कम समय में ज्यादा सफलता मिल सकती है। और वो ये है कि आप मुझसे कोई सवाल पूछें, मैं बिना झिझक के कह दूंगा कि मुझको ये नहीं आता है। पहली बात तो ये स्वीकारोक्ति आप लोग सीख लीजिए। जब तक स्वयं में ये स्वीकार करना आप शुरू नहीं करेंगे कि ये मुझे नहीं आता है, तब तक आप नई चीज नहीं सीख सकते। और मैं बिना झिझक के कहूंगा, किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं कहूंगा मुझे नहीं आता है। लेकिन मैं उस वक्त असफल नहीं हूं जब मैंने ये कहा कि मुझे नहीं आता है। हो सकता है कि नहीं आता हो। मैं असफल उस वक्त हो जाता हूं जब कल मैं दूसरे सेशन में हूं, फिर कोई विद्यार्थी मुझसे वही सवाल पूछे और मैं फिर कहूं कि मुझे नहीं आता है। अगर एक वक्त एक सवाल आपके सामने है, वो किसी भी दिशा में हो सकता है। वो किसी शब्द के मायने हो सकते हैं, कोई अंग्रेजी का मीनिंग हो सकता है, कोई टेक्निकल टर्म हो सकता है। किसी भी दिशा में कोई भी सवाल अगर आपके सामने आज सवाल की शक्ल में है, तो आपका उत्तरदायित्व है कि वो कल उत्तर की शक्ल में आपकी जेब में पड़ा होना चाहिए। और अगर प्रतिदिन आप ऐसे 10 प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे ना, तो दावा करता हूं कि 2 साल में आपके पास जो जेनेरिक सवाल पूछे जाते हैं उनके सबके उत्तर होंगे। सबके उत्तर होंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यह जरूरी है कि आपको तय समय में उनके उत्तर खोज निकालने हैं। और आजकल तो सारी सुविधाएं हैं। जब हम पढ़ते थे तो ये 2007 का समय था, तब इंटरनेट सबके हाथ में नहीं था। कुछ एक जगहों पे था, सिस्टम्स पे था, लेकिन सबके हाथ में नहीं था। अब सबके हाथ में है। तो सारे उत्तर आपके पास हैं, यूट्यूब में आपके पास उत्तर हैं, और इसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो पहला मूल मंत्र तो आप ये जान लीजिए कि सवाल भी करने हैं, किसी दूसरे से नहीं करने, खुद से करने हैं, और खुद ही उनके उत्तर ढूंढ के निकालने हैं। सहयोग करने के लिए आपके सीनियर्स होंगे, अध्यापक आपके साथ होंगे, वो आपको उन सवालों के उत्तर ढूंढ के देंगे। ये मूल मंत्र है, और ये हर व्यक्ति को सीखना है। जो हम कहते हैं ना कि हमें 10 नए मीनिंग रोज सीखने हैं, डिक्शन को ठीक करना है। डिक्शन में आज भी ठीक करता हूं, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बड़ा पॉपुलर मीडियम है, लेकिन उस वक्त बड़ी हिचक होती थी बाहर जाने में, क्योंकि आपको हिंदी टीवी पे बात करनी है, इंग्लिश की टीवी पे बात करनी है। तो हर बार लोग कहते थे कि एक्सेंट आ जाता है आपका बुंदेलखंडी, और एक्सेंट है तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि आप बचपन से उसी में पले हैं, बढ़े हैं। हर बात को आपने 2 मात्राएं लगा के बोला है। जैसे हम लोग दोनों नहीं बोलते, दोनों बोलते हैं। तो वो है तो रहेगा। लेकिन आपको हर वक्त, अभी भी बहुत सारे मीनिंग्स ऐसे आते हैं, जैसे उर्दू की चीजें हैं, तो नुक्ता कहाँ लगेगा, कहीं कहाँ नहीं लगेगा। तो ये हम अभी भी सीखते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप निरंतर सीख सकते हैं, और ये हमेशा सीखते रहेंगे। लेकिन बड़े प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। बड़े प्रश्न कैसे हल होते हैं? जैसे किसी ने आज मुझे बताया कि हमारा विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के 6
ऐसे विश्वविद्यालयों में शुमार हो गया है जिनके पास NAAC की A+ ग्रेड है। आप लोगों को ये समाचार मिला होगा। आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं तो कितने लोग जानते हैं कि ये NAAC क्या होता है? 5-7 लोग। बाकी लोगों के मन में ये प्रश्न आया कि NAAC क्या होता है? अगर प्रश्न नहीं आया तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए। प्रश्न आया, अपनी ढिलाई छोड़ दी, कोई बात नहीं। अगर प्रश्न आपके मन में आया, आपने ध्यान नहीं दिया, उतर गया, समय नहीं मिला ढूंढने का, तो कोई बात नहीं, चलेगा कि आलसी हैं, कल सुधर जाएंगे। लेकिन पहला मूल बात है कि आपके मन में सवाल आया कि नहीं आया कि ये क्या चीज है जो ग्रेडिंग बांटती है, ये कौन सी एजेंसी है जो ग्रेडिंग देती है। फिर दूसरा सवाल कि ये ग्रेडिंग तय कैसे होती है, और ये आपको भविष्य में करने पड़ेंगे। किसी को जब आप जाएंगे, अखबार में जाएंगे, डिजिटल में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, टीवी में जाएंगे, किसी को मिलेगी एजुकेशन की बीट कवर करने के लिए, तो उसको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी। और ऐसे ही आता है जीवन के अनुभवों से, वो जीवन के अनुभवों से ही सीखते हैं। हर चीज किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, और हर बार हमारे सामने कम से कम 50 प्रश्न दिन में ऐसे आके निकल जाते हैं जिनको हम सोचते ही नहीं। आपके अध्ययन को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यह है। फिर शेष आप एकेडमिक्स जितना चाहें वो पढ़ते रहें, वो आप पढ़ते रहिए, और उसमें आपकी ग्रेडिंग्स, आपके मार्क्स, वो सब कुछ काम आएंगे, लेकिन अल्टीमेट आपका ज्ञान आपके काम आएगा। दूसरा, एंकरिंग कोई मुश्किल काम नहीं होता है। एंकरिंग बहुत ही सुगम काम है, बशर्ते आपके पास विषय की जानकारी हो। दिक्कत उन्हीं के साथ है जिनके पास विषय की जानकारी नहीं है। अगर आपके पास विषय की जानकारी है तो एंकरिंग बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आजकल तो टेलीप्रॉम्प्टर्स आ गए हैं, मोबाइल में भी टीपी के ऐप्स आ गए हैं, तो जिनको ये लगता है कि वो एक सांस में 10-12 लाइन नहीं बोल सकते, भूल जाते हैं, तो वो उसकी मदद ले सकते हैं। उसमें कोई अनुचित बात नहीं है, आपका ही लिखा हुआ है, आपने ही उसको गढ़ा है, केवल प्रेजेंट करने के लिए आपने टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लिया। और हम लोग भी लेते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस है भाई, 1 घंटे का आप याद नहीं कर सकते उसी दिन का, तो उसके लिए आप मदद लेते हैं। लेकिन आपका कहन आपका होता है, आपका कथन आपका होता है, आपके पॉज आपके होते हैं, लेकिन मुख्य जो काम है वो विषय की जानकारी है। जब आप विषय की जानकारी होती है तो टूटा फूटा कुछ भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपकी वाक्य विन्यास ठीक ना हो, उनको ठीक कराने के लिए अध्यापक बैठे हुए हैं, आपके वाक्य विन्यास ठीक करेंगे, कहां बिंदी लगनी है, कहां नहीं लगनी है, आपकी लेखन की विधा वो सुधारेंगे। लेकिन मूल क्या है? मूल विषय है। जिस सब्जेक्ट पे आपसे काम लिया जा रहा है, अगर वही सब्जेक्ट आपके हाथ में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप अच्छे और खराब बाद में तय होते हैं। मित्र हैं सौरभ जी, उनका बिल्कुल अलग है। सामान्य कहते हैं, कहानी की शक्ल सुनाते हैं, लंबे लंबे इंटरव्यूज करते हैं, मतलब 20 मिनट का नहीं करेंगे, 2.5 घंटे का इंटरव्यू करेंगे, है ना, और बड़े पॉपुलर हैं। तो कोई एक सेट विधा नहीं है न्यूज एंकरिंग की कि आप मेरे जैसे बोलेंगे तभी बनेंगे। आप जैसे बोलते हैं वैसे बनेंगे, वो लोगों की स्वीकारोक्ति पे है। अगर आप उस विधा में स्वीकार किए जाते हैं, कथा बहुत से लोग सुनाते हैं, आप विद्वत्ता में उनको किसी दूसरे के सामने खड़ा करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग परखेंगे, पत्रकारिता के विद्यार्थी, आप कहेंगे कि कमजोर हैं, उनके पास उतना वास्ट जो है ना कैनवास उनका नहीं है जिसपे वो चित्रण कर रहे हैं भगवान राम का, लेकिन उनकी स्वीकारोक्ति उनसे ज्यादा है जिनके पास अधिकतम ज्ञान है। तो ये सिर्फ आपका कहने का तरीका है, और उस कहने के तरीके में किसी के पीछे मत जाइए कि आप कैसा बोलते हैं तो मैं भी वैसे ही बोलूंगा, या आप जैसा बोलते हैं वो पीछे वाले भैया भी वैसे ही बोलेंगे ना। जो आपका बेस्ट है आप उसको जनता के सामने छोड़ दीजिए, उनको स्वीकार करने दीजिए। अगर आप जा को जा बोलते हैं, बोलिए, तलफ्फुज सुधारना चाहिए, सुधारना चाहिए, लेकिन अगर नहीं सुधर रहा है तब के लिए बता रहा हूं कि आप जा को जा बोलते हैं तो बोलिए। इस देश के बड़े एंकर हैं, उन्होंने कभी जा नहीं लगाया, वो जा ही बोलते हैं। कभी उन्होंने तुरंत नहीं कहा, वो तुरंत कहते हैं आइए तुरंत लौटते हैं। कोई उनको सिखाया कि भैया राह पे तो बिंदी होती है, तुरंत पढ़ना चाहिए कि तुरंत वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद।
उनका हमेशा एक्सेंट यही रहा, तुरंत लौटते हैं। तो कोई सेट विधा नहीं है, न्यूज एंकरिंग कोई हुआ नहीं है। मैंने जितना परखा है और मैं जितना अभी परख रहा हूं वो यही है कि आपकी स्वीकारोक्ति कितनी है। और फिर वही बात, आपका चयन आपके विषय के ज्ञान के आधार पर होता है, आपके कहन के आधार पर नहीं होता है। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे न्यूज एंकर से बढ़िया बोलते हैं आरजे, है ना, रेडियो जॉकीज, लेकिन उनका अध्ययन एंटरटेनमेंट पे है, उनका अध्ययन खबर पे नहीं है। वो आपको सीए जो रिपोर्ट देता है, कैग सीएजी, वो पढ़ेंगे नहीं उसको बैठ के कभी। हम में से कोई एक व्यक्ति उस सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ेगा जो पता चला कि 4000 पन्नों की है, उसमें से फिर पॉइंटर्स ढूंढेगा और वो पॉइंटर्स ढूंढने के बाद 5 पॉइंट में ग्राफिक्स में आपको बता देगा कि इस सीएजी की रिपोर्ट में ये खामियां सरकार के खिलाफ पाई हैं और इसके आधार पे ये घोटाला हुआ। फिर एक कोई न्यूज एंकर आके आपको बताएगा कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में 2000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। तो बड़ा कौन हुआ? जिसने अध्ययन किया। हम अभी जिस उम्र में हैं, मैं हमेशा कहता हूं अपने अनुभव के आधार पे कि यही उम्र है, इसमें आप अगर अध्ययन कर लेंगे 2-3 साल तो आपको सारे जीवन आराम करना है, और अगर 2-3 साल आप आराम कर लेंगे तो सारे जीवन आपको मेहनत करनी है। मैं सारे जीवन अध्ययन करने के लिए अब तैयार हूं, क्योंकि मैंने इन 3 सालों में आराम किया था। बात समझ रहे हैं? तो आपको यह तय करना है कि यह महत्वपूर्ण आपके 3-4 साल जो जीवन के हैं, यहां से लेकर पीएचडी तक, जब जहां भी आप लोग जाना चाहें, उन वर्षों में आप क्या करना चाहते हैं, और वही आपकी रीढ़ है। मेरे से मैं डिबेट कर रहा था और मुद्दा था जिसमें लिखा कि आईएसआईएस, बोको हरम और हिंदुत्व एक ही चीज है, उसी जैसा हिंदुत्व है। मैंने कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से सवाल पूछा, मैंने कहा कैसे? तो लगभग मैंने उन्हें 4 मिनट बोलने का अवसर दिया। टीवी डिबेट्स में हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे अंदर बैठे हैं भैया, वो आपको कान में टोक देते हैं कि सर बहुत लेंदी बोल रहा है, बोरिंग हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी रैप अप करके नेक्स्ट गेस्ट पे चले जाइए या इससे काउंटर सवाल कर लीजिए। उन्होंने मुझे कमांड दी है, लेकिन मैं थोड़ा सा ठंडा टाइप का आदमी हूँ, रिलैक्स रहता हूँ, कोई आवेश में नहीं आता। तो मैंने कहा कि इनको उत्तर पूरा करने दीजिए, शायद आगे बता दें मेरी बात का जवाब। उन्होंने नहीं बताया। तो मैंने 4 मिनट बाद फिर धृष्टता करते हुए उनसे कहा कि आपने भाई साहब बहुत अच्छा बोला, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं जब डिबेट कर रहा हूं तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पलट के कहा कि आप कितना हिंदू धर्म जानते हैं। वो बेसिकली धर्म की व्याख्या कर रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, आप बताइए, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। बोले कि आप एक श्लोक नहीं सुना सकते रामचंद्र जी का, अगर सुना देंगे तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। और जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई उसमें नहीं हुई होती तो मैं फिर नए सिरे से उसको टैकल करता और कहता कि बताइए आप एंकर से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए। एंकर सवाल पूछने की चीज थोड़ी होती है। आप मेहमान हैं, आप उत्तर दीजिए। आपके नेता ने किताब लिखी है। लेकिन चूंकि मैं 7-8 साल की उम्र से रामचरितमानस ही पढ़ रहा था और 14 साल तक मैंने मानस 3 बार पढ़ ली थी, मैंने उनसे कहा कि रुको मैं सुनाता हूं। तो वो नहीं माने, बोले बताने लगे, बोले श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दयाल। मैंने कहा रुक जाओ यार, मैं सुनाता हूं। फिर मैंने उनको तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बालकांड के शुरू के 4 श्लोक सुनाए और जाते जाते उनसे यह भी कहा कि भाई साहब आप राजनीति से इस्तीफा मत दीजिए हमारी वजह से। ठीक है, तो आप क्या कब पढ़ रहे हैं ये उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी पढ़ी हुई एक एक चीज आपको किसी ना किसी जगह पे काम आ जाएगी। मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से विपिन बिहारी महाविद्यालय से, बीबीसी से ग्रेजुएशन किया था और इसके बाद फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया। मतलब कॉन्ट्रास्ट होता है ना कि आपने कभी
साहित्यिक सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं, कभी आपने आर्ट साइड से जुड़े हुए सब्जेक्ट पढ़े नहीं, कभी कम्युनिकेशन देखा नहीं, कभी कम्युनिकेशन जाना नहीं, होता क्या है, संचार क्या चीज़ है पता नहीं। मैंने फिर से शुरू किया और सीधा मास्टर्स में शुरू किया। वो तो अच्छा है कि बीएससी के बाद उसमें एडमिशन मिल जाता है, तो मेरे पास सुधार का समय था तो मैंने पढ़ा और 2 साल में ठीक ठाक पढ़ लिया। बहुत समय होता है, तो कोई ये कहे कि नहीं मेरे पास तो 1 ही साल बचा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आपका 1 साल बहुत है अध्ययन करने के लिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, पढ़ना क्या क्या है, किस अनुभव के आधार पे आप आगे जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। हमने टीवी एंकरिंग की जो शुरुआत की वो इससे भी बहुत छोटा स्टूडियो था, आप लोगों के पास तो बड़ा अच्छा स्टूडियो है, और अपना मेकअप खुद करके बैठ जाते थे। रूम का किराया नोएडा में 8,000 रुपये में देता था और मेरी पहली वेतन 4500 रुपये थी। पिताजी बोले कि क्यों रह रहे हो वहाँ, जब अपनी जेब से 3500 रुपये तो किराया भी नहीं भर पा रहे हो, तो तुम गए क्यों हो वहाँ, किस लिए? मैंने कहा शुरुआत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, नौकरी नहीं कर रहा हूँ। तो 4500 रुपये की पहली वेतन मैंने पाई थी 2010 में। तब से धीरे धीरे फिर सीखा, काम किया। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहाँ हैं, क्या मिल रहा है, आप सीख क्या रहे हैं। आप अगर अभी किसी छोटे यूट्यूब को हैंडल कर रहे हैं खुद से, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप उसमें प्रतिदिन नहीं सीख रहे, तो आप कितना भी बड़ा यूट्यूब चला रहे हो, कोई मतलब का नहीं। जहां आपके सीखने का क्रम खत्म हो गया, वहीं दिक्कत है। तो जो काम करेगा उसका देखा जाएगा, और यहां से लेके हर जगह देखा जाएगा। वो जो व्यूज आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो दिखाते होंगे कि भाई किस लोकेशन से कितने आ रहे हैं। तो आपका किया हुआ काम हर जगह देखा जाएगा, और अच्छा काम है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी के एक्सेंट पे मत जाइए, उसके अंदर के विषय पे जाइए, उसके सवाल पूछने के अंदाज पे जाइए, उसके काउंटर करने की शक्ति पे जाइए। और ये काउंटर करने की शक्ति जिस दिन आती है आपके पास, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के सवाल पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं हर आदमी टीवी एंकर बनेगा, फील्ड पे रहेगा ना। आप प्रिंट के लिए जाएंगे, नगर निगम में खबर करने जाएंगे, तो वहां भी आपको एक अधिकारी मिलेगा। आप जरूरी नहीं कि चीफ मिनिस्टर से सवाल कर रहे हैं, वो तो आपकी वरिष्ठता के आधार पर क्रम तय होता जाता है। लेकिन आपके पास झांसी के डीएम से सवाल करने की हिम्मत है क्या? अगर आपके पास झांसी के डीएम से सवाल करने की हिम्मत नहीं है, तो कल के दिन पीएम से क्या सवाल पूछेंगे? तो ये स्किल है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। और वो सवाल आप तब पूछ सकते हैं जबकि माध्यम 2 वे हो। अगर 1 वे माध्यम हो, उसे उत्तर नहीं देना, आपने जोर से अपनी आईडी बोला कि देखिए हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रहा है, मैंने ये सवाल पूछा, गाड़ी का शीशा बंद है उसकी। अगर ऐसा 1 वे, वो भी देखा है हमने कि दूसरे गाड़ी की शीशा बंद है, मैंने सवाल भी पूछ लिया, उसने उत्तर नहीं दिया, तो मैंने बता दिया कि देखिए ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। भाई उसने सुना ही नहीं तुम्हारा सवाल। अगर 2 वे है, वो भी आपको काउंटर कर रहा है, तो उस काउंटर से बचने के लिए आपके पास महत्वपूर्ण है कि आपका अध्ययन क्या है। आप जिस विषय पे उससे सवाल पूछने गए हैं कि भाई नगर निगम के होर्डिंग के ठेके में घोटाला हुआ, तो आपको तथ्य बताने पड़ेंगे इंस्टेंट। अगर आप नगर निगम के टेंडर के घोटाले की डिटेल्स नहीं लिए हैं, किसी ने आपसे कह दिया और आपने जाके सवाल पूछ लिया, वो पूछ लेगा बताओ कहां घोटाला हुआ, फिर क्या करोगे? तो ये आवश्यक नहीं है कि आपने एक टोन में एक सवाल याद कर लिया कि जवाब दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोग हमारे प्रोफेशन की इज्जत बढ़ाने की बजाय घटाते हैं कि आपने जवाब नहीं दिया, आप जवाब दीजिए। आपको पहले अध्ययन करना है, हर इंटरव्यू से, हर शो से पहले। हाँ, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। आप नए हैं, आपसे ज्यादा होंगी, क्योंकि आपको उस अनुभव से होकर गुजरना है। लेकिन पहला जो फोकस है वो आपको करना पड़ेगा। और एक बात और बताऊं कि जब आप स्क्रीन पे जाते हैं, तो वो चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे यूट्यूब की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, या कहीं भी आप बैठे हो, आपकी वैल्यू समान होती है। आपकी जो है ना, आपकी वैल्यू आपके लोगों से नहीं होती कि लोगो क्या ऊपर लगा हुआ है। आपकी वैल्यू आपके काम से होती है। तो आप जब भी टेलीविजन पे जाएं, किसी भी माध्यम से जाएं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जाएं, या जब भी आप ऑन एयर जाने के लिए रेडी हो, तो आपके फैक्ट्स बहुत दुरुस्त होने चाहिए। सब कुछ उसी पे निर्भर है।
आप कभी ना तो हकलाएंगे, ना कभी आप डरेंगे, ना कभी आपके आई साइड दाएं बाएं होंगे। लोग कहते हैं ना कि आई लुक बना के रखो कैमरे में, तब जाके अच्छी एंकरिंग होती है। यह केवल तभी होगा जब आपका अध्ययन मजबूत होगा। किसी दूसरा कोई विधा है ही नहीं टीवी एंकरिंग की। जो बताते हैं मैं 15 दिन में एंकर बना देता हूं, बेवकूफ बनाते हैं। दूसरी कोई विधा नहीं है टीवी एंकरिंग की। टीवी एंकरिंग की विधा है आपका अंदर का कॉन्फिडेंस। आप हृदय से कैसे हैं वही आपको सबसे आगे लेके जाता है। हाँ, ये बात और है कि कई फंबल्स हो जाते हैं, बोलते बोलते कुछ बोलना चाहते हैं, कोई चीज निकल जाती है, उसको धीरे धीरे ओवरकम किया जा सकता है। उसके लिए प्रैक्टिस है। उसके लिए फिर आपको अखबार भी जोर से पढ़वाते हैं, आप आईने के सामने भी जोर से बोलते हैं। कई लोगों का होता है कि जैसे पलक ज्यादा झपकती हैं, उनको रोकने के लिए फिर आपके अभ्यास है वो करते रहते हैं। कई लोग बड़े कॉन्शियस से लगते हैं कैमरे पे, वो भी उसी से होता है। आप कॉन्फिडेंस में रह के देखिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मसलन मेरे सामने एक स्क्रिप्ट रखी है, जितना मैंने अभी बोला है, अगर यही कोई कंटेंट मुझे लिख के देता तो मेरी डिलीवरी बदल जाती। अगर यही कोई मुझे टेलीप्रॉम्प्टर पे देता कि राम तुमको ये पढ़ना है, वो सामने टीपी लगा हुआ है और यही जो मैं बोल रहा हूं, कुछ भी एक भी लाइन इधर उधर नहीं, तो मेरी डिलीवरी बदल जाएगी। डिलीवरी ओरिजिनल कैसे होती है? जब आप अंदर से उस चीज को फील करते हैं। तो न्यूज में एंकर वही सफल हैं, अच्छे एंकर्स में गिने जाते हैं जिनकी डिलीवरी ओरिजिनल है। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता है कि टीपी में लिखा क्या है, रैंडम नहीं आ रही है। रैंडम केवल ब्रेकिंग न्यूज आती है और उसको भी संभालने का हुनर धीरे धीरे आ जाता है। और उसमें भी जितना आपकी जानकारी होगी उतना सही रहता है। जब मैं उत्तराखंड के लिए पहला चैनल कर रहा था और गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर आंदोलन वगैरह था, उसका वो हिस्सा थे, वही लीड कर रहे थे बेसिकली। और मैं एकदम नवोदित आदमी था, एकदम यहां से गया था ग्रेजुएशन करके, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी भी नहीं हुई थी और मैंने काम शुरू कर दिया था। मैं फ्रेश था और ऐसे में लोड नहीं लेता है आदमी कि इसके क्या दुष्परिणाम परिणाम हो सकते हैं। तो उनसे मैंने बहस कर दी ऑन एयर, और टाइट बहस कर दी। बोले कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी इस सरकार में, लागत दुगनी कर दी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने ये सवाल उनसे, मैं आप लोगों से बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने ये सवाल उनसे इस ज़हनियत के साथ पूछा ताकि किसानों को पता तो चले कि क्या क्या बढ़ गया। उनको लगा कि मैं सटायर कर रहा हूं। मैंने कहा जरा एक्सप्लेन कीजिए कैसे कैसे आय दोगुनी हो गई। उनको लगा कि मैंने व्यंग कर दिया है। बोले आप लोग तो सरकार का पक्ष रखते हैं और हमारी बात आप सुनते नहीं हैं। अरे मैंने कहा बताइए तो कैसे दोगुनी हो गई। बोले कि डीजल दोगुना हो गया। नहीं, मैंने कहा दोगुना नहीं हुआ, 70 का था 90 का है, दोगुना हो गया क्या? नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं कितना डीजल लगता है। मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम, आप बताइए कितना डीजल लगता है 1 एकड़ की जुताई में। मैंने सारी खेती अपने ट्रैक्टर से खुद की है। मैंने दूसरा सवाल उनसे पूछा, हमने कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चलाते हो? अरे आप तो वाह इधर उधर की बात करें। अरे मैंने पूछ रहा हूं, बताइए ना। बोले आप बता दीजिए। मैंने कहा 1 एकड़ की जुताई में 4 लीटर डीजल लगता है अगर आपका ट्रैक्टर 3 सिलेंडर का है तो। और पीसीआर कह रहे कहां उलझे हो राम भाई यार। मैंने कहा 1 एकड़ की जुताई में 4 लीटर डीजल लगता है अगर आपका ट्रैक्टर 3 सिलेंडर का है, और अगर नया है तो 3 लीटर में भी हो जाएगी। बोलो हाँ ना है। मैंने उनसे ये भी पूछा, हमने कहा आपके यहां एकड़ कितने बीघे का होता है? अगर आपको जानकारी है तो आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हो। जबकि मैंने बहुत ईमानदारी से, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सवाल इसीलिए पूछा थोड़ा एलेबरेट करिए ना, कि खाद के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, जाहिर है कि लागत बढ़ी है। लेकिन आप उल्टा ले जाओगे तो क्या करेंगे आप? और वो आपको फंसा लेगा कि आप कितनी खेती जानते हैं, तब क्या करोगे? हम तो अच्छे मन से सवाल पूछ रहे हैं। इसको कहते हैं ना कि आप सॉफ्ट सवाल पूछ रहे हैं किसी से, और वो इसके बाद भी आपके ऊपर टूट के पड़े, तो फिर आपका क्या काम आएगा? आपका अध्ययन, आपका अनुभव, वही काम आएगा।
तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या क्या जुटाया है वही आप। और दूसरी बात, एक और चीज़ बता दूं, स्किल एंकरिंग में काम करती हैं। स्किल एंकरिंग में इसलिए काम करती हैं कि जब आपके पास किसी विषय का उत्तर ना हो तो उसमें उलझना गैर जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति के पास जो आज जा रहा है कल के दिन उसको टेलीविजन मिला, कल के दिन वो इंटरव्यू दे रहा है, तो आपके पास अगर उस चीज का उत्तर नहीं तो मत उलझिए, उसकी बात सुन लीजिए, सुन के रिकॉर्ड करके ले आइए, टेबल पे आपको लगे कि एडिट करने लायक एडिट कर दीजिए, चलाना हो चलाइए, मत चलाना हो मत चलाइए। काउंटर में तभी जाइए क्योंकि आजकल मैं कह रहा हूं ना, टू वे माध्यम है। जब आप उसका इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसका एक आदमी आपका भी इंटरव्यू कर रहा है पीछे मोबाइल से। वो माध्यम टू वे है, कोई भी सिंगल माध्यम नहीं है। जब हम टीवी पे डिबेट कर रहे हैं तो स्क्रीन रिकॉर्ड बीजेपी ऑफिस में भी होती है, कांग्रेस ऑफिस में भी होती है। वो एक क्षण चाहते हैं आपका कि आपने गलती करी, बीजेपी वाले से गलत पूछा तो बीजेपी वाले वायरल करेंगे, कांग्रेस वाले से पूछा तो कांग्रेस वाले करेंगे, सपा वाले से पूछा तो सपा वाले करेंगे। आपकी गलती का इंतजार है और आपको गलती नहीं करनी। ये चुनौती इसलिए बड़ी है, हर व्यक्ति इसीलिए बैठा है, उनके 500 वर्कर हैं, वो इसी काम में लगे हुए हैं कि हाँ यहां गलती हुई थी। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हुए अंजना ने पढ़ दिया अंजना ओम, और उसके आगे स्क्रिप्ट लिखी होगी, नमस्कार मैं हूं अंजना ओम, मोदी सरकार के आज 4 साल हुए हैं, इस टाइप की स्क्रिप्ट होगी। अब उसमें शायद जो प्रोड्यूसर है उसने पॉज देना छोड़ दिया, तो उन्होंने पढ़ दिया मैं हूं अंजना ओम मोदी। हो जाता है, टेक्निकली है भाई। अब जैसे आपको स्क्रिप्ट दी हुई है, अब आप लाइव में हैं और किसी ने पॉज हटा दिया उसमें से, और जब आप 200 शो करेंगे यार महीने के, तो क्या होगा, एक आदमी गलती होगी और उसी के लिए आदमी तैयार बैठा रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब आपके अध्ययन के बावजूद आपको अलर्ट रहना है, और स्किल आपकी वो है कि आपको बच के निकलना है, कई जगहों से आपको पड़ेगा। तो ये टीवी एंकरिंग बेसिकली एक आर्ट है, वो आपको करने से ही आएगा। कोई 100 लेक्चर दे के चला जाए तो भी आपको नहीं आएगा। अब आप हमसे जो पूछना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट पूछें, तो मैं ताकि आपकी आसानी से आंसर कर सकूं। बड़ा अच्छा सवाल आपका है। मैं जब घर पे था ना तो 12th मैंने किया है गुरसराय से, और वो भी हमारा सरकारी विद्यालय था, त्यागमूर्ति आत्माराम खेर इंटर कॉलेज। उसमें हमारी 7 रुपये फीस लगती थी, बाकी सब छोटे मोटे जो ट्यूशन जाते हैं उसके सहारे आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं। तो वहाँ से किया। उसी वक्त जैसे गांव के सारे लड़के दौड़ भाग करते हैं, रोड पे सुबह से दौड़ते हैं, तो मैं सुबह 4 बजे दौड़ता था और लगभग 10 किलोमीटर की दौड़ अपनी 4:30 पौने 5 बजे तक ख़त्म करके वापस आके सो जाता था। तो फिटनेस बड़ी अच्छी थी, सोच थी कि आर्मी में जाऊँगा। फिर इसी सोच के साथ जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे, उसी कैटेगरी का मैं भी था। किसी ने बीटेक किया, कोई बीसीए में चला गया, कोई अपना उनका ये था कि वो बीटीसी ही करेंगे, तो उस दिशा में उन्होंने ग्रेजुएशन की। मुझे लगा कि मतलब मैं आर्मी में जाऊंगा, तो मैंने फिर सीडीएसई की तरफ फोकस किया, और यहाँ आके जैसे मैंने बीबीसी में लिया तो एनसीसी में भी दाखिला ले लिया। तो 3 साल मैंने उसके साथ एनसीसी की, और एनसीसी में अंडर ऑफिसर था मैं बीबीसी से। उसी दरमियान फाइनल ईयर में जब आप होते हैं तो एक सीडीएसई का अटेम्प्ट आपको दे सकते हैं उसी वक्त, तो मैंने दिया उस वक्त, और इत्तेफाक से यूपीएससी का वो टेस्ट पहले अटेम्प्ट में बिना किसी तैयारी के क्रैक किया था। लेकिन इसके बाद फिर मेडिकल होते हैं उसमें, तो दाहिने कान का पर्दा पतना निकला, तो उन्होंने रिव्यू के लिए लिखा। रिव्यू मेरा दिल्ली कैंट में हुआ, फिर उसमें भी लिखा। फिर यहाँ पे एक फाबुली पुरोहित अस्पताल है, तो उसमें मैंने पर्सनली दिखाया कि कुछ हो सकता है क्या। फिर उन्होंने ही बताया कि नहीं, पतला तो है, हम चाहें तो लेयर चढ़ा देंगे। फिर मैंने फिर पता किया तो बोले कि ऑपरेटेड कान तो वो नहीं लेंगे। तो फिर मैंने कहा क्या कर सकता हूँ। उसी दरमियान में ग्रेजुएशन के दौरान ही यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में आता था, हमारे कल्चरल फेस्ट होते थे, तो मैं अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत सारे डिबेट्स, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़, मुझे कविताएं करने का बड़ा शौक़ है, तो कविताएं करता था, गाता था, नाचता था, स्किट्स करता था, मीम्स करता था। बहुत सारे अवार्ड्स भी इसी सभागार में मुझे मिले। तो ये करते हुए हमारी एक प्रोफेसर थी केमिस्ट्री की, और उनका नाम है सुरभि यादव। तो सुरभि जी ने कहा कि राम यार तुम टीवी के लिए ट्राई कर सकते हो। मैंने एक
शो होस्ट किया था, बीबीसी का गोल्डन जुबली ईयर था, 50 साल हो रहे थे, तो गोल्डन जुबली ईयर का मैंने शो होस्ट किया और वो इत्तेफाक से बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि मैं कविताएं भी करता हूँ, शेर व शायरी भी करता था, तो वो सब मिला के ठीक ठाक हो गया। तब उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो। तो मुझे ये जहन में बात कहीं थी जब ये सब प्रोसेस हो रहा था। फिर हमारा एक मित्र था, वो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी चला गया, तो उससे मैंने पूछा कि ये कैसे होता है, क्योंकि तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि कैसे मास कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, पत्रकारिता क्या चीज़ है, सवाल क्या चीज़ है। हम अपने धुन में रहते थे पढ़ते पढ़ाने में। फिर उसने बताया कि यार ये हो सकता है, लेकिन तब तक सारे जो बड़े बड़े आईएमसी वगैरह के इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल चुके थे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं 1 साल वेट करूँ या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। और दूसरी बात कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्रैक करने के लिए पढ़ना पड़ता। तो हमने कहा हमसे तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन से जुड़े सवाल आएंगे। मेरा हिसाब किताब केवल अधिकतम जो है ना वो जीके ठीक थी, क्योंकि वो सीडीएसई किताबें में पढ़ रहा था, और बाकी चीज़ें मेरी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं प्राइवेट ले लेता हूँ। तो नोएडा जाके मैंने प्राइवेट जागरण इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था। वहाँ गया और इसके बाद फिर पढ़ाई चालू कर दी। तो एक मैम ने जो कहा कि तुम कर सकते हो, उनके विश्वास पे खरा उतरते हुए हमने करके दिखाया। इसके अलावा कुछ मतलब ऐसा फोकस नहीं था कि मैं टीवी में ही आऊँगा और ऐसे ही कुछ करूँगा। लेकिन जब चीज़ें होती गई, पढ़ता गया, जो कमियां थी वो धीरे धीरे दूर हुई और अध्ययन में चीज़ें आगे बढ़ती गई, चलता गया। चल ही रहा है, अभी भी ख़त्म थोड़ी हुआ, अभी शुरू है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ऑफ कैमरा चैलेंजेस, बड़े अच्छा आपने सवाल पूछा। जो पहला चैनल था जहाँ मैंने 4500 की नौकरी की, उसके एडिटर के पास में गया, मैंने कहा सर मैं एंकरिंग कर सकता हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपनी शक्ल देखी बेटा? हाँ, मतलब मेरी फोटोज आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, करीब 10 से 12 साल पुरानी जाके ढूंढिएगा। तो वो गलत नहीं थे, वो सही थे। मैंने वापस जाके देखा, मैंने कहा ऐसा नहीं कि देखो, मैंने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण है स्वीकारोक्ति। पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि तुम इस काबिल हो कि नहीं हो। तो मैंने स्वयं को देखा, मैंने कहा कि यार वो एडिटर गलत नहीं है, तुम ही गलत हो बेटा। तो थोड़ा बहुत लुक्स पे काम किया, हल्का फुल्का, मतलब क्या ही कर सकता है आदमी 2-1 महीने के अंदर। वो तो सब ऊपर वाले की देन थी। मैं धूप में दौड़ने वाला आदमी, क्रिकेट खेलता था, दौड़ लगाता था, यही सिस्टम था। तो जो खेतों में काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उनका क्या लुक होता है, वैसे में था। तो वो गलत नहीं थे, मैं ही गलत था। मैंने प्रयास किया सुधरने का। और फिर क्राइसिस एक दिन ऐसी हुई कि वो एक हमारी सीनियर एंकर थी, जिसको कहिए ना कि पीठ पीछे मालिक की बुराई कर रही थी, और मालिक ही पीछे खड़े थे। तो उन्होंने उसी वक्त उनकी छुट्टी कर दी। एचआर को बोला कि इसको हटाओ, ये बदतमीज है। उनने सुन लिया। अब वो फ्लोर खाली था। आप समझिए ना कि आपको 8 बजे का शो कोई है और 7 बजे कोई कह दे कि नहीं एंकर नहीं रहेगा आप, तो प्रोड्यूसर क्या करे, किससे शो कराए? ऐसे होता है। तो आप खराब शक्ल के साथ भी काम कर सकते हो। तो एक बार हो गया तो मेरे पास एक वीडियो एविडेंस था कि मैं कर सकता हूं और ठीक कर सकता हूं। तो मैंने ठीक किया था। तो फिर प्रोड्यूसर्स को लगा कि कर सकता है, तो मुझको ऑड टाइमिंग पे उन्होंने कभी सुपरफास्ट बुलेटिन्स, कभी ये कभी वो, और वही 6 महीने मेरे बेसिकली सीखने के थे। मैं वही चाहता था, ये मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई प्राइम टाइम करना है। तो वो धीरे धीरे चलता रहा। तो ये सिस्टम है, ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस आते रहते हैं। ये तो एक चैलेंज की बात हुई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, अभी लेटेस्ट मेरे पास उत्तर प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश का प्रभार रहा 2013 से 2017 तक जी में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मैं प्राइम टाइम डिबेट 8 बजे की, उसका शो का नाम था आपकी आवाज़, वो होस्ट करता था। वो परमानेंट डिबेट शो मेरे पास था। फिर मैं नेटवर्क 18 गया। नेटवर्क 18 में मैं असिस्टेंट एडिटर के तौर पे मैंने पूरा इलेक्शन 2018 का कवर किया मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो उसको करने के बाद फिर नेक्स्ट पड़ाव ये था कि वापस मैं जी में आया, और जी में मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला। तो मैं उत्तर प्रदेश में एक शो का नाम था यूपी मांगे उत्तर, वो भी शाम को 8 बजे आता था, वो मैं होस्ट करता था। उसके बाद 2022 में जब मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, तो जी न्यूज़ ने, क्योंकि ब्रांड एक ही है और सारे चैनल्स मतलब एक बुके में ही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे किया, और जिस वक्त उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मैं पूरा रमा हुआ था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इलेक्शंस में, सारी व्यवस्थाओं में देखते हुए।
और उसी वक्त यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, शुरू ही हुआ था बेसिकली, तब की बात है। तो यूक्रेन रशिया का वॉर था और जैसे ही मैंने एंट्री की जी में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि 24/7, 24 मतलब रात को भी ब्रेक नहीं होगा, 24/7 रशिया पे ही खबर जाएगी, यूक्रेन पे। अब जिस व्यक्ति का प्रभार मान लीजिए नगर निगम देखने का है, उसको कह दिया कि तुमको बेटा इंटरनेशनल अफेयर्स देखने हैं। समझ रहे हैं आप बात? सो ये चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस को ओवर करने के लिए मैंने ओवरनाइट स्टडी की, जो मैंने अभी कहा कि ना, पहले आप अभी कर लोगे तो बाद में नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने रात रात भर पढ़ा, दिन में जो शोज मिलते थे वो करता था, क्योंकि सारे इंटरनेशनल, कोई कीव से लाइव दे रहा है, कोई कहीं से लाइव दे रहा है, कोई अब वही यूक्रेन में हमारे रिपोर्टर्स गए हुए हैं, उधर से कर रहे हैं, उनकी सिचुएशंस, उनकी लोकेशंस, और फिर डिफेंस एक्सपर्ट में भी फिर मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर, कोई लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर। आप हल्के नहीं पढ़ सकते स्क्रीन पे। अगर आप हल्के पढ़े तो आपका ब्रांड हल्का पड़ेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि ये आया कहां से है, वो ये पूछेगा कि इसको कौन लाया है। तो अगर ये प्रश्न किसी ने पूछ लिया कि इसको लाया कौन है यार, तो एडिटर पे सवाल उठ गया ना आपके। तो आपके पास आपके एडिटर की भी इज्जत, आपके ब्रांड की भी इज्जत, अपनी भी इज्जत, अपने भविष्य की भी इज्जत, सब कुछ है। तो उस दौरान मैंने सारी रात रिपोर्ट्स पढ़ी, कुछ अनुवाद करके पढ़ी जो रशियन में थी, कुछ यूक्रेनियन में थी वो भी अनुवाद करके पढ़ी, कुछ इंग्लिश की रिपोर्ट्स पढ़ी। फिर जाके लगा कि नहीं, मैं भी इस लेवल पे आ जा सकता हूँ। तो ऐसे तो रोज चैलेंजेस आते रहेंगे। ऐसे होता है बिल्कुल सेम। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दिस इज माई स्टूडियो, ठीक है, नहीं मजाक नहीं कर, स्टूडियो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब इतने लोग नहीं होते, लेकिन 7-8 लोग होते हैं। जैसे मान लिया अगर मेरा स्टूडियो है तो थोड़ा सा बड़ा है, 4-5 कैमरे चलते हैं, एक कैमरे के पीछे 2 कैमरामैन लगभग होते हैं, है ना। तो 4-5 कैमरामैन होगा, लाइटमैन होगा, मेरा स्पॉट बॉय होगा, टेक्नीशियंस होंगे, वो आपके पास स्टूडियो में रहते हैं। वो आपको कोई मदद नहीं करते, वो केवल आपको हिंट करते हैं। जैसे फ्रेम में आप इम्प्रोवाइज इंस्टेंट करना पड़ेगा। हाँ, वो इंस्टेंट ये होता क्या है कि ईयर पीस लगा होता है कनेक्टेड, जैसे अभी नहीं है, ईपी लगा होगा, वहाँ से कनेक्ट कमांड मुझे आएगी कि राम खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी यहाँ से द्वारका जाएंगे, द्वारका में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करेंगे और उसके विजुअल्स कुछ सेकंड में हमें मिलेंगे। उससे पहले हम ब्रेकिंग न्यूज़ फुल ग्राफिक्स पे जाएंगे, ठीक है। वो जैसे उन्होंने ये कहा, इंस्टेंट आपको इम्प्रोवाइज करते हुए बताना पड़ेगा कि क्या द्वारका है, क्या सुदर्शन सेतु है। ये जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। ठीक, आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए टीवी की जो विधा है, टीवी की विधा में एक फंक्शन होता है, उसका नाम है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ये तय करता है कि खबर का एंगल क्या होगा, प्रोड्यूसर ये तय करता है कि खबर का नरेशन क्या होगा। नरेशन मतलब कि उसको किस स्टाइल में खबर को उठानी है, खबर को सनसनीखेज बनाना है, खबर को संवेदनशील बनाना है, और वो आपको टेलीप्रॉम्प्टर पे अलग से मिलेगा। जो चीज़ ऐसी होगी उसको बस उसी अंदाज में आपको हिंट आ जाएगा कि थोड़ा सा संवेदनशील होकर इसको पढ़ना है। तो वैसे आपको पहले से कमांड्स मिल जाएंगे। ये टीवी एंकरिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन उस प्रोड्यूसर को बाकायदा उसको रिसर्च करके स्टोरी को लिखना पड़ता है। और हर चीज़ के लिए जितने भी बड़े चैनल्स हैं उनके पास लंबी चौड़ी टीम होती है, तो कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, आराम से सोच समझ के खबर को इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं। हाँ, इंस्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। जैसे कोई विजुअल आ गया, अब वो हृदय विदारक है तो आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा, है ना। कोई ऐसी चीज़ है जो आम आदमी की बेइज्जती करते हुए कुछ नेता है, तो आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा। वो आपको कोई फील नहीं बताएगा, वो फील आपके इधर से आता है, इनर से, और वो आ जाएगा, कुछ भी अलग नहीं। देखो क्या होता है कि जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था तब लोग वायरल कम होते थे, ठीक। इंटरनेट का ज़माना है तो लोग वायरल ज़्यादा होते हैं। पहले की गलतियां भी होती होंगी और आपने भी महसूस की होंगी, अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स उठा के देखेंगे तो, ठीक। वो संज्ञान में नहीं आता था, अब संज्ञान में आता है, तो आपके पास सुविधा उपलब्ध है। दूसरी बात जो मैंने कहा, अध्ययन। पहले टीवी एंकर जो बनता था, वो मुझे एक एंकर बताओ जो 20 साल का हो, कोई याद है? सारे एंकर्स आपको मिलेंगे 40+, मतलब कि कम से कम 20 से 22 साल का अनुभव। जब 20 से 22 साल का आपके पास अनुभव होगा, और उनके पास भी ऐसी स्क्रिप्ट होती थी, टीपी पे नहीं है बट पेपर पे है।
अब उनका अध्ययन इतना है कि एक नजर नीचे देख लेते थे, एक नजर ऊपर देख लेते थे। उत्तर वही है कि आपको अगर इंस्टेंट अभी इस बच्चे को मैं एंकरिंग शुरू करा दूं, ये करेगा गलती। आप 5 साल कर चुके हैं, आप नहीं करेंगे। जो 20 साल कर चुका है वो उतनी ही कम करेगा। और दूसरी बात, तब चीजें बहुत सधी हुई होती थी, कोई मस्ट नहीं होता था कि आप इतने एग्रेसिवली जाएंगे किसी चीज पे। प्यार से, धीरे से खबर की डिलीवरी होती थी। खबर की डिलीवरी में कभी गलती नहीं होती। गलती तब होती है जब आप एग्रेसिव होते हैं, और जब आप एग्रेसिव होंगे तो उतनी ही गुंजाइश आपकी गलतियों की बनेगी। जब आप सोच कम रहे हैं, बोल ज्यादा रहे हैं। उल्टा होता था, तब आराम से बोलते थे, लिमिटेड बुलेटिन होते थे, 8:30 बजे न्यूज आएगी, 20 मिनट का सेगमेंट है, पहले से रेडी है। न्यूज भी डीडी पे जानी है, सरकारी न्यूज है, कोई सिस्टम नहीं है, सरकार के खिलाफ कुछ ज्यादा बोलना नहीं। आपका प्रॉब्लम तब होता है ना कि जब आपने सरकार को चैलेंज किया, और जो मैंने कई बार किया, सरकार को जब आपने चैलेंज किया, सरकार ने आपसे काउंटर किया, आपने काउंटर को फिर काउंटर किया। मैंने मध्य प्रदेश में सिटिंग चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी का क्या ओहदा एक प्रदेश में होता है वो आप जानते हैं। उनके खिलाफ मैंने टेबल पे बैठ के खबर की थी, 2.5 घंटे लगातार बोला था मैं। और मैंने कहा था जिसको चाहिए वो लाइव आ जाए मेरे साथ, अभी ओपन है नेटवर्क। आपको काउंटर करना पड़ता है। और हमारी लीगल टीम के पास ये चुनौती थी कि अगर वो वहां से क्लेम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे 1947 से लेकर अब तक के जमीन से जुड़े हुए, कि अगर वो क्लेम करेंगे तो तुम क्या करोगे। मैं इतने पेपर लेके बैठा था, 6 दिन की स्टडी थी, टेबल पे रख के, मैं शो की लिंक दे दूंगा, टेबल पे रख के बैठा था कि हाँ जी बताओ, आओ काउंटर करने के लिए। तो मसला ये है कि जब आप एग्रेसिवली जाते हैं तो गलतियां होती हैं, लेकिन उसके काउंटर के लिए आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। इसका टाइम हमेशा मिलता है आपको। अभी मैं जाऊंगा यहाँ से बैठ के गाड़ी में, वहाँ से बैठ के ट्रेन में, यही समय होता है। जब मैं ऑफिस जाता हूँ अपना, लगभग आधा घंटा लगता है मुझे गाड़ी में। क्या करूँगा मैं? या तो मैं FM सुनूं, या मैं खुद को FM सुनाऊं। तो जो आपने लिखा है वो आप पढ़ लीजिए, या फिर नए गढ़ लीजिए। कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कोई अतिरिक्त समय नहीं चाहिए। जो विधा आपके पास है वो आपको हमेशा मिलेगी। आप हर चीज में कविता ढूंढ लेंगे अगर आपको करना आता है तो। नहीं